हाय बच्चों, आज मैं नीट फाउंडेशन और क्लास 12th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अभी चल रहा है माइक्रोवेव बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि 6 चैप्टर है क्लास 12th का। और नीट और बोर्ड दोनों में क्वेश्चन आता है कि लैक ओपेरान क्या है। तो इसका नाम आते ही बच्चों के मन में डर हो जाता है कि इसको हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीबीएसई अकेडमी पढ़ने के बाद इसको एक कहानी की तरह आप लिख ले जाएंगे। अब क्या होता है इसमें, सारे क्वेश्चन नीट और बोर्ड के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें सुनना है आपको क्या क्या करना है, कैसे इसको शुरू करना है। तो सबसे पहले लैक ओपेरान है क्या। तो लैक ओपेरान का कॉन्सेप्ट जो दिए थे वो जैकब मोनार्ड ने सन 1961 में दिया। और इसके द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने बताने का यह प्रयास किया कि जीन के द्वारा ही प्रोटीन निर्माण की क्रियाविधि का नियमन कैसे होता है, इसमें उन्होंने समझाया है। तो लैक ओपेरान डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन इसके पहले आपको ओपेरान समझना क्या है। तो ओपेरान क्या है, तो आप कहेंगे जीनों का वह समूह जो प्रोटीन निर्माण की क्रियाविधि का नियमन करते हैं, उसे हम ओपेरान करते हैं। यानी ओपेरान में 1, 2, 3, 4 ऐसे जीन होंगे जो एक समूह बना लेंगे और उस एक साथ एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जीनों का वह समूह जो एक इकाई के रूप में प्रोटीन निर्माण की क्रियाविधि का नियमन करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपेरान बता दे रहे हैं क्या है, फिर लैक ओपेरान बता दें, ठीक है। यानी अब डायरेक्ट ये भी कह सकते लैक ओपेरान लिखवा दे रहे हैं, ओपेरान की परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ओपेरान को समझना जरूरी। तो ओपेरान क्या है, तो जीन का एक समूह होता है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए प्रोटीन निर्माण की क्रियाविधि का नियमन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। तो यहीं पे अब लैक शब्द लग गया, तो लैक का मतलब होता है कि लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसैकराइड होता है, शर्करा होती है। तो जब माध्यम में लैक्टोज अगर ले लेते हैं आप, तो उसका नाम हो जाता है लैक ओपेरान। यानी कि लैक्टोज का उपापचय की क्रियाविधि का नियमन जिन जीन के समूह द्वारा होता है वो क्या कहलाता है, लैक ओपेरान। तो आप लिखिए पहले डेफिनेशन इसका देख लीजिए। जीनों का वह समूह जो एक इकाई के रूप में लैक्टोज के उपापचय की क्रियाविधि का नियमन करते हैं, उसे लैक ओपेरान कहते हैं। लैक ओपेरान कहते हैं। तथा इसमें, या पूरा लिख सकते हैं, तथा इसे जैकब एवं मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। 1961 में प्रस्तुत किया। आप पहले लैक ओपेरान को समझिए क्या है कि यानी लैक का यहाँ शब्द जो है यहाँ लिखा हुआ लैक, इसका मतलब लैक्टोज जो शर्करा होती है, डाइसैकराइड है। इसके उपापचय की जो क्रियाविधि का नियमन है जिन जीन के समूह के द्वारा किया जाता है। यानी एक जीन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इसमें 4 जीन होते हैं। अभी आप आगे लिखेंगे उस जीन के नाम भी आ जाएंगे। यानी कि अब जीनों के समूह द्वारा लैक्टोज की उपापचय की जो क्रियाविधि का नियमन है वो क्या कहलाता है, लैक ओपेरान। तो इसका डेफिनेशन में ही अलग अलग किताबों में आप जैसे उलझे रहते हैं, आपको कंफर्म नहीं हो पाता। तो आप पहले सीख लीजिए कि लैक ओपेरान है क्या। तो लैक्टोज की जो क्रियाविधि का नियमन है वो एक जीन के समूह द्वारा होता है, जिसे हम लैक ओपेरान कहते हैं। इसमें अगला पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको एकदम आसान कर दूंगा और समझ में आ जाएगा। आप लिखेंगे कि यह जो लैक ओपेरान है, यानी यहां से लिखेंगे लैक ओपेरान
लैक ओपेरान मुख्य रूप से दो जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि जो लैक ओपेरान मुख्य रूप से दो जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें पहला है आपका जो पहला जीन लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे नियंत्रक जीन। क्या लिखेंगे इसको? नियंत्रक जीन। इसी को बोलते हैं कंट्रोल जीन। और जो कंट्रोल जीन है यानी नियंत्रक जीन, ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। यानी आप लिखेंगे इसके आगे, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें लिखेंगे रेगुलेटर जीन या नियामक जीन। पहले का नाम होता है नियामक जीन। दूसरा होता है प्रमोटर जीन यानी कि उन्नायक जीन। और तीसरा होता है ऑपरेटर जीन यानी कि प्रचालक जीन। यही आपके मुख्य जीन होते हैं। यानी कि कभी कभी आप देखेंगे बुक में सीधा इनका नाम देता है कि जो लैक ओपेरान है उसमें नियामक जीन, उन्नायक जीन, प्रचालक जीन, आगे कभी बताएंगे संरचनात्मक जीन, उनका नाम देता है। लेकिन मुख्य रूप से इस ओपेरान में 2 जीन है यानी नियंत्रक जीन के प्रकार होते हैं। तो आपको नीट परीक्षा हो चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आपको इस प्रकार से बताया जाता है कि आप किसी भी स्तर का क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हो। यानी कि नहीं कि यहाँ कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए ऐसा हम सिस्टमेटिक लिख रहे हैं और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे अभी आप। दूसरा है, क्या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं आप रेगुलेटरी जीन या रेगुलेटर जीन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रमोटर जीन, इसका नाम हो जाएगा प्रमोटर जीन। बहुत से बच्चे हैं जिनको शुद्ध हिंदी लिखा रहता है तो कम समझ में आ पाता है। प्रमोटर जीन। और इसका नाम होता है ऑपरेटर जीन। प्रमोटर जीन। ये 3 जीन हो गए, इनके भी कार्य आपको लिखना होंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला इसमें नियामक जीन, इसको हम आई से लिखते हैं। सबसे पहले यही पूछा जाता है। जो नियामक जीन है इसे किसे लेंगे हम? आई से। यहाँ आई का क्या मतलब होता है प्रतियोगी परीक्षा में पूछेगा, तो इसका मतलब होता है कि मंदक या इनहिबिटर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा नियामक जीन क्या करता है, लिखेंगे इसमें कि यह जीन आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें लिख लीजिए, जिसमें आई का अर्थ इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर यानी कि मंदक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आई से इंड्यूसर भी होता है। तो ऑप्शन में दे देगा कि जो आई जीन है, नियामक जीन है, इसमें आई रिलेट करते हैं इस जीन को, तो आई क्या है, इंड्यूसर है कि इनहिबिटर, का आपका क्वेश्चन फंस जाएगा।
इंड्यूसर बोलते हैं लैक्टोज को, जो यहाँ पे लैग लिखा है लैक्टोज, इसको बोलते हैं इंड्यूसर, इसलिए क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के बनाए गए हैं। अब देखेंगे इसमें जो नियामक जीन होता है, यह जीन आई द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है, जिसमें आई का अर्थ होता है मंदक, और यह दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। यह दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है, और यही दमनकारी प्रोटीन जब आगे अभी पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो दमनकारी प्रोटीन क्या होता है कि लैक्टोज से मिल करके दो कंडीशन उसके साथ, लैक्टोज के उपस्थिति में होता है, लैक्टोज के अनुपस्थिति में होगा। लैक्टोज उपस्थित होगा तो उसकी क्रियाविधि अलग होगी, यानी ये कैसे काम करता है उसको आगे जब डिटेल अभी चलेगा आगे वीडियो तब बताएं। यहाँ पे है कि आपसे डायरेक्ट पूछा था कि जो दमनकारी प्रोटीन है उसका निर्माण कौन से जीन करता है। दमनकारी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? नियामक जीन करता है। और यह प्रचालक जीन के साथ जुड़कर, प्रचालक जीन के साथ जुड़कर कूट लेखन या अनुलेखन कर सकते हैं, अनुलेखन की क्रिया को बाधित करता है या रोक देता है। ऐसे लिख देते, रोक देता है। ये हो गया। दूसरा है बी है उन्नायक जीन। एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ये अलग से भी पूछे जाते हैं। उन्नायक जीन, इसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर जीन। जो प्रमोटर जीन होता है उस पर क्या पाए जाते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। जो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है उसको पकड़ के चलें, बाकी इतिहास लिखवाने कोई मतलब नहीं है। आप सीबीएसई सेकेंडरी पे एकदम ऑथेंटिक कीजिए, जो कि 100% आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, वही चीज दिया जाता है। बाकी बुक में तो बहुत कुछ दिया हुआ है आपके। आप देखेंगे उन्नायक जीन क्या करता है? वह जीन जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़कर कूट लेखन या अनुलेखन कर सकते हैं। अनुलेखन की क्रियाविधि को आगे बढ़ाता है। आपका काम सिर्फ इतना है कि देखिए एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये पूछा जाए आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है इसका नाम आपको पता होना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किस जीन पर जुड़ता है? आपसे 4 जीन जो लिखे, यहाँ पर 3 लिखे, अभी एक लिखवाएंगे। इन्हीं में से आपसे यही 3 उठाकर देगा, एक संरचनात्मक जीन देगा, कहेगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है किस जीन के साथ जुड़कर के अनुलेखन या कूटलेखन का कार्य करेगा, तो आप क्या लगाएंगे? प्रमोटर जीन। ठीक, इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कहेगा कि मंदक, यानी कि आप कहेगा दमनकारी या मंदक प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो नियामक जीन करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यही पूछे जाते हैं आपसे। अब पूरा अगर 5 नंबर में आता है डिटेल लिखने के लिए तो पूरा चीज आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तीसरा आता है प्रचालक जीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और मेरा प्रयास है कि इतना आसान कर दिया जाए कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा देखने की जरूरत न पड़े। लेकिन एक छात्र के लिए एक बार में समझना कठिन है, चाहे जितना भी आसान कर दिया जाए। लेकिन मेरा प्रयास है कि बाकी लोगों से अलग बताने की कोशिश किया जा रहा है। क्या है? प्रचालक जीन। तीसरा है प्रचालक जीन। देखिए ये जो जीन होते हैं, वह जीन, या ये लिख सकते हैं कि यह जीन ओपेरान के लिए
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग किताबों में अलग अलग चैनलों में पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं हो पाता है। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को क्लियर करते हैं। प्रचालक जीन, यह जीन ओपेरान के लिए स्विच की तरह कार्य करते हैं, स्विच की तरह कार्य करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्विच की तरह, जैसे आप देखते हैं कि अगर स्विच ऑन करिए आप करिए तो लाइट बंद हो जाती है या चालू हो जाती है, तो उसी प्रकार से जो ओपेरान है ये भी मतलब कि ऑन होगा और ऑफ होगा, यानी कि बंद होगा और प्रारंभ होगा। तो उसमें प्रचालक जीन होता है मुख्य भूमिका निभाता है। जो प्रचालक जीन है यही ओपेरान को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता है। लेकिन कैसे करता है ये आगे जैसे जैसे इस वीडियो में बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। अगर लैक्टोज, यहाँ पे देखिए नाम में लिखा है, ये क्या करता है, प्रेरक का कार्य करता है। और ये लैक्टोज अगर उपस्थित है तो क्या करेगा, स्विच ऑन रहेगा। अब अगर ये लैक्टोज अनुपस्थित है स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन का जो अनुलेखन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे आगे लिख करके। यह जीन ओपेरान के लिए स्विच की तरह कार्य करता है यदि या अगर लैक्टोज उपस्थित होता है तो स्विच ऑन होता है, और जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो ओपेरान स्विच ऑफ होता है, एकदम क्लियर कट बातें हो गई। इससे ज्यादा, इससे आसान करना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे इसका लैक ओपेरान का नाम आता है, बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये क्वेश्चन बहुत, जैसे कि 100 बच्चे हैं उसमें 20 बच्चे 15 बच्चे कर लेंगे, तो 70-80% बच्चे जो है किससे समझ नहीं पाते हैं या इस तरीके से बताया नहीं जाता, जो भी कारण हो। आप देख लीजिए पूरा, एक बार इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको मिटाना पड़ेगा जगह कम होने कारण। आप पूरा क्लियर देखिए, यानी कि जो प्रचालक जीन है वो क्या करता है, स्विच की तरह कार्य करेगा। और ये किस पर डिपेंड करेगा, लैक्टोज की उपस्थिति में। अगर लैक्टोज उपस्थित है तो स्विच ऑन होगा, और लैक्टोज अनुपस्थित है स्विच ऑफ होगा। यानी स्विच ऑफ है इसका मतलब कि कूट लेखन या अनुलेखन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आगे क्रिया हम बताएंगे, यानी कि स्विच ऑन और ऑफ ही क्या करेगा, कूट लेखन बंद होना और आरंभ होना निर्भर करता है। आप इसको हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे अभी देखेंगे कि कैसे इसमें उपस्थिति में इसको मिटा रहे हैं हम। अब देख लीजिए मिटा रहे हैं। अब आपको इसमें आपको ये देखना है कि लैक्टोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति में कैसे काम करते हैं जीन। ये तो केवल थ्योरेटिकल पॉइंट है, जीन के बारे में जानकारी दी है, लेकिन क्रियाविधि जो प्रोटीन निर्माण का नियमन हो रहा है, क्रियाविधि कैसे होती है इसमें, इसको समझने के लिए अभी तो पहला जीन बताया था, कौन सा, कंट्रोल जीन में 3 प्रकार के थे। अभी दूसरा जीन क्या है, संरचनात्मक जीन, उसके बारे में लिख लीजिए पहले, तब आगे बढ़ेंगे। पहला था कंट्रोल जीन, दूसरा है संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। देखिए संरचनात्मक जीन क्या होता है, हमने कहा कि लैक ओपेरान में मुख्य 2 जीन होंगे, एक होगा नियंत्रक जीन और दूसरा होगा संरचनात्मक जीन। जो नियंत्रक जीन था उसके 3 हो गए, रेगुलेटर जीन यानी कि नियामक जीन, प्रचालक जीन और आपके उन्नायक जीन। और दूसरे में क्या हो जाएगा, संरचनात्मक जीन। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप लिख लेंगे इसमें, यह 3 प्रकार के होते हैं, तथा प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जीवाणु को लेकर, तो जीवाणु प्रोकैरियोट में आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो देखिए जीवाणु में जो सिस्टान होता है, सिस्टान इसमें 3 हो जाएंगे पॉलीसिस्टैनिक, जीवाणु में तो 3 हो गए या प्रोकैरियोट में 3 यानी 2 या 2 से अधिक हो गए, लेकिन यूकैरियोट की बात करें तो वहां मोनोसिस्टानिक होगा। तो हमको यूकैरियोट पढ़ना नहीं, हमारे सिलेबस में क्या है जीवाणु का यानी प्रोकैरियोट का है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि संरचनात्मक जीन कैसे होते हैं, तो पॉलीसिस्टैनिक यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक जीन होते हैं, यानी इसमें मुख्य रूप से 3 जीन होते हैं ऊपर, इसलिए पहले स्पष्ट कर दिया 3 प्रकार के होते हैं, और तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पॉलीसिस्टैनिक होते हैं, इसी के आधार पर कहा जाए होते हैं। कौन कौन से इसको देख लीजिए। पहला है जेड सिस्ट्राम, इनको नाम दिया जाता है जेड सिस्ट्राम। दूसरा है वाई सिस्ट्राम, और तीसरा है ए सिस्ट्राम। इनकी अगर बात की जाए तो थोड़ा थोड़ा यहाँ लिखना जरूरी है, ताकि आगे जब हम वीडियो में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे चीजें टफ होती जाएंगी, लेकिन हमारे कोशिश है शुरू से ऐसा वीडियो बनाया जाए कि ये चीजें आपको आसान लगे, क्योंकि अब सिलेबस भी आपका नीट का थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है, तो मैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए सब चीजें नहीं बताता हूँ, बहुत से चैनल बताया जाता है। मेरा टारगेट रहता है कि आपको जिससे आपका टारगेट अचीव हो वो चीजें बताया जाए। आप देखेंगे जेड क्या करता है, तो ये जो जेड सिस्टान है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम का निर्माण करता है, यही आपको यहाँ याद रखना है, निर्माण करता है, तथा यह लैक्टोज का जल अपघटन हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है। यानी इस जीन का देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जीन अगर नहीं रहेगा ये पूरी जो लेखोकान पढ़े वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब वाई क्या करता है, तो थोड़ा सा जगह नहीं, जिसको मिटा के दोबारा हमको लिखना पड़ेगा। मतलब बी जीन था वो क्या था, वाई था, वाई सिस्ट्राम। ये क्या करता है, वाई जो यह जीन है, यह जीन परमिएज एंजाइम का संश्लेषण करता है, परमिएज एंजाइम का निर्माण करता है तथा यह लैक्टोज के कोशिकाओं में प्रवेश के लिए पारगम्यता को बढ़ाता है। ये सारी चीजें एक एक जीन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, बहुत से लोग उसमें आपको एक साथ लिखवा देते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, यहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी जेड जीन जो है इसको आपको भूलना नहीं है, ना इसको भूलना है, क्योंकि ये की पॉइंट है इस सिद्धांत के। यानी कि जेड सिस्टान बीटा गैलेक्टोसाइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये एक एंजाइम होता है, सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कहीं अगर आपको किताब में लिख दिया जाए कि बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोटीन का निर्माण हो तो वो भी सही है, क्योंकि एंजाइम का ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम।
आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका निर्माण करने के बाद इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो लैक्टोज माध्यम में आपने रखा है, यानी इकोलाई का संवर्धन यानी वृद्धि कराया जाता है किसके उपस्थिति में, लैक्टोज की। तो लैक्टोज जब इकोलाई वृद्धि करता है तो उसमें इस लैक्टोज का जल अवघटन करके क्या बना देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लेकिन ग्लूकोज अगर माध्यम में ले लेंगे, जैसे हम करेंगे सीबीएस एकेडमी पर आपके हर पॉइंट का जवाब, ठीक है, हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। यानी ये भी तो आपको दिमाग में यहाँ लैक्टोज अगर माध्यम है तो ग्लूकोज भी तो ले सकते हैं, ग्लूकोज आसानी से अवेलेबल है, तो ग्लूकोज क्यों नहीं लिया गया? तो ग्लूकोज इसलिए नहीं लिया गया कि अगर माध्यम में ग्लूकोज रख करके इकोलाई का वृद्धि कराएंगे तो इस एंजाइम का निर्माण नहीं होता, किसका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी, बाधित हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए हम इस लैक ओपेरान में लैक्टोज का ही उपयोग करेंगे, ग्लूकोज का या अदर किसी शर्करा का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडोज के निर्माण के लिए क्या चाहिए आपको, लैक्टोज चाहिए। ये कारण होता है। तो क्वेश्चन किसी भी स्तर का पूछेगा, सारी चीजें लिखवा करके वीडियो लंबी हो जाती है या परीक्षा में सारी चीजें नहीं आती। आप लेक्चर अगर अच्छे किसी संस्थान से या कोचिंग से जुड़े हैं या स्कूल से जुड़े हैं तो आपको टीचर के द्वारा आपको सारी चीज प्रोवाइड कराई जाती है, बस आपको साथ लगातार बने रहने की जरूरत है। अब देखेंगे आप इसमें पारगम्यता को बढ़ाता है। तीसरा जीन क्या है, सी। तीसरा था ए सिस्टम। ए सिस्टम ये जो होता है ट्रांसएस्टाइलेज होता है, मतलब यह जीन ट्रांसएस्टाइलेज एसिटाइलेज नामक एंजाइम का निर्माण करता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसएस्टाइलेज है इसका ज्यादातर बुक में कहा कि इसका कोई कार्य अभी नोन नहीं है, यानी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, बाकी कुछ बुक में। लेकिन आपको मैं इसका थोड़ा सा अगर देखा जाए तो 11 के सिलेबस में जो आप पढ़ते हैं एक रिस्पायरेशन चैप्टर है, वहां से अगर आप इसको लिंक करेंगे तो इसका थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिलेगी कि ट्रांसएस्टाइलेज करता क्या है। तो जो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडोज लिखा है, जब लैक्टोज का जल अपघटन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइडेज में, यानी जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज लिखा हुआ है, इसका जब जल अपघटन कौन करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो डायरेक्ट इसका यूज नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे बीटा एस्टिल गैलेक्टोसाइडेज होता है। क्या होता है, बीटा एस्टिल ग्लाइकोसाइडेज, यानी कि जो एस्टिल टर्म आता है इसमें दिखा है, यही वाला ट्रांसफर होता है पहले इसके यहाँ। ये ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि आप जब श्वसन पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल, वहां पे आप देखेंगे एस्टिल को एंजाइम का निर्माण होता है पायरुविक अम्ल से। तो वहां पे जब सिट्रिक अम्ल पायरुविक अम्ल से निर्माण होता है, यानी कि पहले ग्लूकोज लेते हैं फिर उससे बनता है पायरुविक अम्ल, और पायरुविक अम्ल जो होता है सिट्रिक अम्ल से रिएक्शन करके आप बनाता है एस्टिल को एंजाइम। तो यहाँ पे जब एस्टिल को एंजाइम है तो वही एस्टिल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है, इसीलिए इसका कोई फंक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम बता दिए कि कभी ऐसा नहीं कर सकते, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो एक जीन के बारे में जानकारी होगी आपको, मेन इसके बारे में और इसके बारे में आपको जानकारी रखनी। तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया है पूरा। इसके बाद इसको लैक्टोज की उपज, जो लैक्टोज है क्या है, पोषण का कार्य करता माध्यम काम करता है, जो इसमें इकोलाई को आप वृद्धि करा रहे हैं। तो लैक्टोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर यह क्रियाविधि आगे बढ़ेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम इसकी क्रियाविधि का वर्णन करने जा रहे हैं। पहले देख लीजिए इसको एक बार, पूरा मिटा रहे हैं इसको हम। मेरी कोशिश है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही कठिन माना जाता है, और ये चैप्टर ही कठिन है, बोर्ड में कम से कम 8 से 10 नंबर के आते हैं पूरे इस चैप्टर से। और मेरा कोशिश है कि 10 से 12 वीडियो में पूरा ये चैप्टर खत्म कर दिया जाए, और काफ़ी हद तक 50% खत्म भी हो चुका है। पिछले जो वीडियो हमारे हैं सारे देख सकते हैं जाकर के सीबीएस एकेडमी पर। ठीक है, लैक उपरांत तो क्रियाविधि, यानी कि लैक उपरांत की क्रियाविधि क्या है, यानी पूरा लिख सकते हैं हेडिंग, लैक उपरांत की क्रियाविधि, ये काम कैसे करता है। अभी तक तो जो भी है ये क्या था आपका, एक जानकारी थी कि कौन कौन से जीन है, कौन कौन से लोग इसमें एंजाइम है जो कि मिल करके
प्रोटीन निर्माण की क्रियाविधि का नियमन करते हैं। अब क्रियाविधि क्या होती है, कैसे काम करता है, ये देखना है आपको। जीन के बारे में सारी जानकारी दी गई, यानी आप कह सकते हैं कि इसकी क्रियाविधि यानी कि ओपेरान यानी लैक ओपेरान की क्रियाविधि, लैक ओपेरान की क्रियाविधि लैक्टोज की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। ये किस पर निर्भर करेगी, इसकी जो भी क्रियाविधि होगी, लैक्टोज रहेगा तभी इसके आगे की क्रियाविधि समझ में आएगा। यानी कि जो भी होगा, जो भी स्विच ऑन स्विच ऑफ, जो भी पीछे भी आपको कंसेप्ट दिए हैं, वो सारी जानकारी को लेकर के इसमें एक साथ आपको एक चार्ट के द्वारा बताया जाएगा कौन कौन से जीन क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लैक्टोज की उपस्थिति में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें दोनों चीजें लिखी हैं, उपस्थिति और अनुपस्थिति। तो उपस्थिति वाला ही मेन होता है, लेकिन पढ़ना आपको दोनों। लैक्टोज की उपस्थिति में, लैक्टोज की उपस्थिति में क्या होता है। लैक्टोज की उपस्थिति, देखिए जब लैक्टोज माध्यम में होगा तो ई कोलाई जो जीवाणु है वो इसमें जब ग्रो करेगा तो उसके शरीर में जो कोशिका में जो क्रियाविधि होती है, तो कैसे परिवर्तित होती है, कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है, तो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उपस्थिति, और उपस्थिति में कुछ ऐसे आप बनाएंगे। अब यहां से काम आपका शुरू होगा। लैक्टोज की उपस्थिति, तो पहला हमने बताया था यहाँ पे क्या होता है, रेगुलेटर जीन, यानी इसका नाम क्या हो गया, आरजी, रेगुलेटर जीन, यानी हिंदी में इसका नाम क्या हो गया, नियामक जीन। दोनों हम नाम लिखेंगे क्योंकि आपको अभी जो जीन होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं कि कौन सा नियामक जीन है कौन सा है। यानी इंग्लिश में बोलेंगे रेगुलेटर जीन, आरजी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नियामक जीन। ठीक, इसका आ जाता है प्रमोटर जीन। ये क्या हो जाएगा, प्रमोटर जीन यानी उन्नायक जीन, उन्नायक जीन, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, पीजी यानी प्रमोटर जीन। इसके बाद आता है ऑपरेटर जीन, इसके बाद आता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या है, प्रचालक जीन, प्रचालक जीन, ये प्रचालक जीन है। और प्रचालक जीन को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर जीन यानी ओजी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन। ये तीनों जो है इसमें तीन खंड हो जाए। हमने क्या बताया कि ये अगर इसकी बात किया जाए, यहाँ पे यहां से यहां तक क्या हो गया, नियंत्रक जीन है, नियंत्रक जीन। आप इसी को समझ लेंगे तो पीछे जो भी पढ़ाएं, अभी 8-10 मिनट का वीडियो हुआ होगा मुश्किल से, वो सारी चीजें यही दोबारा आपको एक चार्ट के द्वारा बताया जाए। यानी नियंत्रक जीन को अलग अलग लिखवाए, यही तीन तो थे, इसको समझ लेंगे तो पीछे वाला भी लिख लेंगे, या पीछे वाला अगर समझ में आ गया है तो यहाँ वाला भी हो जाएगा। तो यानी नियंत्रक जीन दो हो गए, तीन हो गए, आरजी, पीजी और ओजी, यानी कि नियामक जीन, उन्नायक जीन और प्रचालक जीन। दूसरा बताया था कि संरचनात्मक जीन, यानी ओपेरान के हमने क्या बताया था कि मुख्य दो ही जीन होते हैं, संरचनात्मक जीन। इसको क्या लिखेंगे, एस जी, यानी स्ट्रक्चरल जीन। इसका नाम क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पे हम एस जी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसके भी तीन खंड हो जाते हैं, यानी 1 और 2, 3, ये हो गया। यानी जो आप नियंत्रक जीन पढ़ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल जीन, कंट्रोल जीन। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन, एस जी से लिख देते हैं। ठीक, अब ये जो तीन जीन हुए हैं, अभी आपको लिखवाए थे कि ये जो संरचनात्मक जीन है, अभी 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन सा, जेड सिस्ट्रान, जेड सिस्ट्रान, दूसरा था वाई सिस्ट्रान, और तीसरा है ए सिस्ट्रान, सिस्ट्रान। अब जितने भी पीछे हमने जीन के बारे में बताया वो सारा एक ही जगह आपको मिल गया। यानी कि जो ओपेरान है, लैक ओपेरान है, उसमें 2 जीन हो गए, नियंत्रक जीन और
संरचनात्मक जीन, कंट्रोल जीन या स्ट्रक्चरल जीन। नियंत्रक जीन या कंट्रोल जीन के भी 3 प्रकार हैं और संरचनात्मक जीन के भी 3 प्रकार हैं। अब यहां से देखेंगे लैक्टोज की उपस्थिति है, इसमें क्या होता है। तो ये जो जीन है रेगुलेटर जीन, यहां से काम शुरू हो गया आपका, यानी जो ये रेगुलेटर जीन होता है यहां से आएगा, ये क्या करेगा, mRNA का निर्माण करेगा या रिप्रेसर mRNA का निर्माण करेगा। यानी ये कह सकते हैं कि दमनकारी mRNA का निर्माण करेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ रिप्रेसर mRNA भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं। और जो रिप्रेसर यानी नियामक जीन होता है या रेगुलेटरी जीन होता है, ये mRNA बनाने के बाद ये जो नियामक जीन है यहां से क्या बना mRNA, इसी को बोलते हैं हम कूट लेखन। ये क्या हो गया आपका कूट लेखन। या आप ये लिख सकते हैं अनुलेखन। अनुलेखन लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से mRNA बनने की जो प्रक्रिया होती है, डीएनए से mRNA बनना क्या कहलाता है, अनुलेखन। ये भी अलग से पूछा जाता है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम। इसके बाद यहाँ पे बनता है एक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं दमनकारी प्रोटीन। इसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। ये क्या है, दमनकारी प्रोटीन, यानी बगल में लिख लें, इसको बोलते हैं हम दमनकारी प्रोटीन। दमनकारी प्रोटीन। तो पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता कौन, तो नियामक जीन। आइए, आपको रटने की जरूरत नहीं, पीछे हम लिखवा चुके, इसलिए हम पॉइंट वाइज आसान करके लिखवाएं। आपको सिस्टमेटिक चलेंगे, आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ना समझ, अपना दिमाग लगाना ही नहीं। आप देखेंगे कहानी की तरह पूरी क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ अपने से नहीं सोचना है कि नियामक जीन क्या कर रहा है क्या नहीं, वो पहले हम पीछे लिखवा चुके कि नियामक जीन किसका निर्माण करता है, दमनकारी प्रोटीन। तो जब ये लैक्टोज उपस्थित होगा तो ये जो दमनकारी प्रोटीन है छोटे छोटे ऐसे जो होते हैं, इसमें प्रोटीन का एक समूह होता है पूरा, जो प्रोटीन का क्या है, समूह है। अब ये लैक्टोज जब उपस्थित होता है तो लैक्टोज क्या करता है, इसके चारों तरफ इसको घेर करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेरक दमनकारी कॉम्प्लेक्स यौगिक। यानी कि हम बोलेंगे इसको रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। यानी इसका मतलब हो गया दमनकारी प्रेरक यौगिक। ठीक, यानी आपको सीखना क्या है कि नियामक जीन दमनकारी प्रोटीन का निर्माण किया। तो दमनकारी प्रोटीन का निर्माण दोनों स्थिति में होगा, चाहे वो लैक्टोज हो या न हो। ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि लैक्टोज है तभी बनेगा, लैक्टोज नहीं है तब भी ये बनेगा। लेकिन जब ये लैक्टोज की उपस्थिति में होगा तो दमनकारी प्रोटीन के चारों तरफ जो क्या करेगा, दमनकारी प्रोटीन ये आपका आ रहा है यहाँ से, चारों तरफ लैक्टोज जो होता है इसको चारों तरफ यानी इससे रिएक्ट कर जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो दमनकारी प्रोटीन का क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये निष्क्रिय। जो दमनकारी प्रोटीन है तो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाता है। क्यों निष्क्रिय होता है, क्योंकि लैक्टोज जो होता है रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स यानी दमनकारी प्रेरक यौगिक बनाने के कारण इसको निष्क्रिय कर देता है। अब यह जो दमनकारी प्रोटीन था इस प्रचालक जीन पर नहीं जा पाता है। ठीक, जो प्रचालक जीन पर नहीं जाएगा तो यहाँ पे जो नायक जीन है यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है, यहाँ पे जुड़ता है पॉलीमरेज, यानी आरएनए पॉलीमरेज लिख लीजिए आप, आरएनए पॉलीमरेज। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है इसमें कि आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ जुड़ता है, तो आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ जुड़ता है, उन नायक के साथ। अब ये आरएनए पॉलीमरेज ही अनुलेखन की क्रिया को शुरू कराता है, आरंभ कराता है। लेकिन कब, जब ये स्ट्रक्चर तक पहुंचेगा। इसके पहुंचने के लिए बीच में क्या है, इसके लिए क्या है, ये बाधा उत्पन्न कर देता है। यानी जो प्रचालक जीन है इसको यहाँ पहुंचने नहीं देता। जब तक ये संरचनात्मक जीन पर नहीं पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज, तब तक कूटलेखन यानी कि अनुलेखन की क्रिया नहीं होगी। तो जब इसको रोकता कौन है, रोकने का कार्य कौन करता है, ये दमनकारी प्रोटीन। लेकिन दमनकारी यहाँ पहुंचने से पहले इसको लैक्टोज की जो उपस्थिति हो जा रही है इसको यहाँ पर निष्क्रिय कर दिया, यानी कि यही रोक दिया है। और यहाँ नहीं पहुंचेगा तो ये जो
आरएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाता है और कूटलेखन की प्रक्रिया यानी कि अम्लेखन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जो जेड होता है अभी पहुंच गया यहाँ पे, तो जो जेड जीन होता है ये क्या करेगा, आप यहां देखेंगे जो जेड जीन यानी यहां भी एमआरएनए हो गया है, एमआरएनए का निर्माण हुआ, लेकिन जो जेड जीन है यानी कि हमने पहले बताया कि जो जेड जीन है वो किसका निर्माण करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो वाई है वो किसका निर्माण करता है, परमिएज। और जो ए क्या करता है, ट्रांसएसिटाइलेज। ये तीनों, तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरी प्रक्रिया हो गई, यानी कि यहाँ प्रोटीन का निर्माण हो गया, यानी एंजाइम का निर्माण हो गया। और ये जो एंजाइम है क्या करता है, लैक्टोज को, आपको पहले बता चुके जो बीटा गैलेक्टोसाइड है यानी कि जो लैक्टोज प्रेरक है, लैक्टोज क्या काम करेगा, प्रेरक की तरह कार्य करता है। और इस लैक्टोज को यह जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। इसको अलग से लिखेंगे, परमिएज का काम बता चुके, परमिएलिटी को बढ़ाता है, परमिएलिटी यानी पारगम्यता को बढ़ाता है। ट्रांसएसिटाइलेज का कोई ऐसा मुख्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताने की कोशिश किए है कि जो ट्रांसएसिटाइलेज जो होता है, इसका जो स्टाइलेज है पहले बीटा ग्लाइकोसाइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता आकर के ये बीटा एसिटिल ग्लाइकोसाइड बनाता है, तब ये तोड़ता है। लेकिन इतना आपको जानकारी कोई पीएचडी यहाँ नहीं कर रहे हैं आप, नीट जैसे पेपर में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूरी क्या हो गया है, लैक्टोज की उपस्थिति में हो गया। ये पूरी चीज आपको समझ में आई होगी। और क्या क्या याद करना है, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा, नियामक जीन करेगा। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जब जुड़ जाता है, ये जब लैक्टोज उपस्थित है तो आरएनए पॉलीमरेज सिस्टान पर आ गया, यानी कि क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। क्या हो जाएगा, स्विच ऑन। और स्विच ऑन होगा तो प्रोटीन निर्माण की जो श्रृंखला है, यानी जो श्रृंखला बन गई प्रोटीन का या एंजाइम की, वो क्या है, अनवरत बनती रहेगी। और ये अनुपस्थित होगा तो सारी जो अनुपस्थित होगा लैक्टोज, तो यहाँ ये जो आगे लिख रहे हैं ये चीज नहीं है। तो अब ये पहली था कि उपस्थिति है अगर लैक्टोज की, प्रेरक की उपस्थिति है तो ऐसे क्रियाविधि चलती है। अब इसको मिटाना पड़ेगा कि अनुपस्थिति में क्या होता है, इसको भी दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा होगा। अनुपस्थिति में देख लीजिए आप, इसको मिटा रहे हैं, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ देख लीजिए पूरा क्लियर करके। इसको मिटा रहे हैं हम। वीडियो थोड़ा लंबी होगी है, लेकिन आपको आज के बाद जो लैक ओपेरान है इससे ज्यादा, अभी चाहे तो हम इसमें बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि आपका टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछते जाते हैं। आपको इतिहास का पेपर नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा, साइंस का पेपर है, जो चीजें गलत कर सकते हैं या जो लॉजिकल क्वेश्चन हो तो वही पूछे जाते हैं। अब देखेंगे अनुपस्थिति में दूसरा क्या है। पहला आपने पढ़ा लैक्टोज की उपस्थिति में, दूसरा पढ़ेंगे लैक्टोज की अनुपस्थिति में। लैक्टोज की अनुपस्थिति में, जब लैक्टोज अनुपस्थित होगा तो क्या होगा, इसको थोड़ा, ये सब सारी चीजें पहले हम बता चुके, दूसरे में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देखेंगे इसको क्या लिखे थे आप, रेगुलेटर जीन यानी कि आरजी, या इसको क्या बोलेंगे आप, नियामक जीन। यहीं पे सारा चीजें वही बनाना, नियामक जीन। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रमोटर जीन यानी कि उन्नायक जीन। और इसका नाम होता है आपका प्रमोटर यानी कि पीजी, और इसका नाम हो जाएगा आपका ऑपरेटर यानी प्रचालक जीन। और ये काम क्या करेगा, प्रचालक जीन यानी ओ जी, ऑपरेटर जीन हो गया। तो यहाँ पे 3 आपने पढ़ा है, तो इन तीनों को आप पूरे वही जो फिगर बनाए थे सेम वही बनेगा। यानी ये नियंत्रक जीन है, नियंत्रक जीन। ये क्या हो गया, यहां से यहां तक संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन भी कितने प्रकार के हैं, यानी आप जेड सिस्ट्रान लिखिए, इसके जेड सिस्ट्रान, वाई सिस्ट्रान और
ए सिस्ट्रान। ये सेम फिगर बनेगा। अब जब लैक्टोज अनुपस्थित तो क्या हो रहा है, ये देखिए। और लैक्टोज अनुपस्थित होगा तो सारी प्रक्रिया वही होगी, यानी mRNA बनेगा। जो mRNA होगा उसको क्या बोलेंगे, पुट लेखन, यानी अनुलेखन लिखिए, अनुलेखन। तो क्या बनेगा यहाँ पे, mRNA। चाहे आप रिप्रेसर mRNA भी लिख सकते हैं या दमनकारी mRNA लिख सकते हैं। और यह जो mRNA है ये क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। कौन से, दमनकारी। हमने क्या बताया, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। चाहे लैक्टोज होगा या नहीं होगा, इसका प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक, तो जो दमनकारी प्रोटीन होते हैं ऐसे हो गया है, यानी ये क्या होता है, प्रोटीन का एक समूह होता है। अब देखेंगे यहाँ की लैक्टोज तो है नहीं, अब इसको निष्क्रिय करने वाला नहीं है। इसको निष्क्रिय करने वाला कौन है, लैक्टोज की उपस्थिति, यानी लैक्टोज पाया जाएगा तो ये जो प्रोटीन दमनकारी, इसका ये निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब यहाँ पे कोई निष्क्रिय करने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो नायक जिन, यहाँ पे क्या पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज, यानी ये चेन होती है एक दूसरे जुड़ी हुई है, आरएनए पॉलीमरेज। अब आप देखेंगे कि जब ये रास्ता इसका क्लियर है, कोई है नहीं रोकने वाला, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आकर के कहाँ जुड़ जाएगा, ऑपरेटर साइड, यानी प्रचालक साइड। अब ये जब यहाँ पे आ गया ऐसे, तो इसका जो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता है क्या हो गया, बंद हो गया। यानी इसको जाना है यहाँ, और रास्ता क्या है, ये ब्लॉक कर लिया, करा गया, वो तुमको जाने नहीं देंगे, यानी यहाँ पहुंचेगा नहीं। तो आगे की जो आप देख रहे थे क्रियाविधि, यहाँ जो अलग अलग एंजाइम बन रहे थे वो नहीं बने। जब तक आरएनए पॉलीमरेज आएगा नहीं तब तक जो अनुलेखन की क्रिया शुरू नहीं होगी, यानी कि अनुलेखन यही बंद हो जाता है। यानी कि जो ऑपरेंड है वो स्विच ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है, स्विच ऑफ। इसीलिए हमने कहा कि जो प्रचालक जीन होता है वो एक स्विच की तरह कार्य करता है। किसकी उपस्थिति में, आप लैक्टोज और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दमनकारी प्रोटीन और लैक्टोज की उपस्थिति में। यानी लैक्टोज, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी ये दोनों के ही आधार पे स्विच ऑन स्विच ऑफ होंगे। यानी दमनकारी प्रोटीन अगर यहाँ पे है और लैक्टोज नहीं है तो कहाँ जाएगा, प्रचालक साइड पे जुड़ गया। और जब जुड़ जाएगा तो इस आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रोक देता है कि आपको अब यहाँ संरचनात्मक जीन तक पहुंचने नहीं देंगे। जब यहाँ पहुंचेगा नहीं तब तक अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, और आगे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है और आपका परमिएज है, ट्रांससिस्टाइलेज है, उनका निर्माण नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ जो mRNA है ये प्रक्रिया जो होती है अब बंद हो जाती है, यानी स्विच ऑफ हो जाता है। बस यही आरएनए पर आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन याद रखना है कि दमनकारी प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है, तो नियामक जीन। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता कहाँ थे, और जब अगर लैक्टोज नहीं होता है दमनकारी प्रोटीन किसके साथ जुड़ जाता है कि स्विच ऑफ हो जाता है, तो ऑपरेटर जीन। तो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दमनकारी प्रोटीन किसके साथ जुड़ता है या जुड़ेगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, किसके साथ, प्रचालक जीन के साथ। ये पूरी प्रक्रिया थी। हमारी कोशिश रहेगी बहुत आसान कर दिए। एक बार देख लीजिए पूरा, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और इतने अच्छे तरीके से मेरा कोशिश आपको बताया हूं कि आप दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, न किसी लेवल का क्वेश्चन, यानी कि आपसे अभी भी इसमें बता सकते हैं। यानी लैक्टोज जो होता है, यहाँ पे जो लैक्टोज है किसका काम करेगा, प्रेरक की तरह। तो नोट में यहाँ कर सकते हैं कि लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज जो है इसमें क्या करता है, प्रेरक का कार्य करता है, प्रेरक का कार्य करता है। और लैक्टोज की उपस्थिति में जो ऑपरेंड है ये निगेटिव कंट्रोल करता है, यानी ये ऋणात्मक नियमन करता है। ये कैसा करता है, ऋणात्मक नियमन। ये अच्छे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, ऋणात्मक नियमन। यानी आपको इतना टफ करने की जरूरत नहीं, आप इतना पहले समझ लीजिए बहुत है। थैंक यू, धन्यवाद।